चले, स्वागत है आपका। आज हम आपको एक बड़ी हैरत अंगेज़ और एक अविश्वसनीय कहानी सुनाने का काम करेंगे। ये कहानी है एक चलती ट्रेन से 342 करोड़ रुपए चुराने की। जी हाँ, 342 रुपए करोड़ चुराने की एक योजनाबद्ध कहानी है ये, जिसे आपने पहले कभी द ग्रेट इंडियन रॉबरी के नाम से या इस सदी की सबसे बड़ी ट्रेन चोरी के उपलक्ष्य में आपने सुना होगा। ये बहुत ही विचित्र कहानी है, ये अद्भुत है, अकल्पनीय है। तो आप अपना कीमती समय हमारे साथ गुजार रहे हैं, मेरे साथ गुजार रहे हैं, और इस कहानी को मेरा जो उद्देश्य है आप तक पहुंचाने का वो ये है कि ज़िंदगी में सतर्क रहना बहुत आवश्यक है। और जब मुसीबत आपके समक्ष आती है, आपके सामने आती है, तो आप उन मुसीबतों में कैसे रिएक्ट करते हैं, उन मुसीबतों में कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, उन परिस्थितियों में आप किस तरीके से अपने व्यवहार को निखारते हैं या किस तरीके से उनके सामने डटे रहते हैं, उसका दूसरा नाम ही जीवन है। ये बड़ी अद्भुत कहानी है। हालांकि इसे ये भाषा, ये शब्दों का मैंने जो प्रयोग किया, इसे मैंने सिर्फ मोटिवेशन करने के लिए आपको किया है। इस चोरी से आप किसी भी प्रकार से अपने आप को प्रोत्साहित ना करें, ये बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। तो चलिए द ग्रेट इंडियन रॉबरी की शुरुआत हम अपने प्रोग्राम में करते हैं। 8 अगस्त 2016 ये सोमवार का दिन था। 8 अगस्त 2016 को चेन्नई इग्मोर एक्सप्रेस, जिसका पूरा नाम है सेलम चेन्नई इग्मोर एक्सप्रेस, 11,064 इस गाड़ी का नंबर है। ये इसको जो है अपना चेन्नई से रवाना होना था। ये पैसेंजर ट्रेन है और इसका जो समय था वो लगभग रात के 9 बजे था। यानी 9 बजे 8 अगस्त 2016 को एक ट्रेन चलती है सेलम चेन्नई इग्मोर एक्सप्रेस के नाम से, और उसका जो बस स्टॉपेज था वो विरुताचलम था। यानी एक आम दिन की तरह 8 अगस्त 2016 को एक पैसेंजर ट्रेन तैयार है 9 बजे चलने के लिए सेलम से विरुताचलम के लिए। तो क्या अनोखा था, हर सामान्य दिन की तरह इस पैसेंजर ट्रेन में 8 अगस्त 2016 को क्या अलग था, आइए इसकी जानकारी मैं आपको मुहैया कराता हूँ। 8 अगस्त 2016 को इस पैसेंजर ट्रेन में कुछ चीज़ें अलग थी। वो चीज़ें ये अलग थी कि इसमें 2 बोगी यानी 2 डब्बे जो थे वो रिज़र्व किए गए थे बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। आमतौर पर डेली रूटीन में एक पैसेंजर ट्रेन में सभी जो डिब्बे होते हैं वो यात्रियों के लिए समर्पित होते हैं, लेकिन 8 अगस्त 2016 को 2 बोगी रिजर्व की गई थी बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा उसी पैसेंजर ट्रेन में। यानी आप ये कह सकते हैं कि पैसेंजर ट्रेन के साथ 2 डिब्बे रिजर्व बैंक इंडिया ने रेलवेज़ को इंस्ट्रक्ट करके ये कहा था, ये सूचित उनसे किया था कि 2 डब्बे आप हमें रिजर्व करके दे दीजिए। क्यों वो 2 डब्बे रिजर्व करने का उद्देश्य क्या था, क्या कारण था? कारण ये था कि 342 करोड़ रुपए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उस ट्रेन के माध्यम से चेन्नई में उनका जो हेड ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट है या जो उनका खजांची है, वहाँ पे उनको नोटों को पहुँचाने का काम करना था। तो 342 करोड़ रुपए, लगभग 224 लकड़ी के छोटे छोटे बॉक्स बनवाए गए थे उन 2 डब्बों में। पैसेंजर ट्रेन में 2 डब्बे अलग से, ताकि पैसेंजर ट्रेन रखने का एक दूसरा सबसे बड़ा उद्देश्य बैंक ऑफ इंडिया का ये था कि अमूमन इस बात की जानकारी को गोपनीय पर रखा जाता है। ये सूचित बहुत ही क्रूशियल, बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ये होती है, तो इसकी जो सूचना है वो हर किसी के साथ शेयर नहीं की जा सकती। और ये सरकार का या वहाँ की जो इंस्टीट्यूशन है, वहाँ की जो पुलिस आप प्रशासन है, कह सकते हैं कि उन्हें लगा कि पैसेंजर ट्रेन के साथ इस प्रक्रिया को, इस एक जगह से चेन्नई सेलम से जो आप विरुताचलम और उसके बाद जो आपका इग्मोर जो स्टेशन आता है लगभग, वहाँ तक पहुँचाने के लिए ये एक आसान होगा और इसमें ज़्यादा हमें चुनौतियों का सामना ना करना पड़े। इस वजह से उन्होंने पैसेंजर ट्रेन में 2 डब्बे, 2 बोगी जो थी रिजर्व कर दी थी। अब क्या होता है, 2 बोगी रिजर्व करने के बाद 8 अगस्त 2016 9 समय, जो उसका मुनासिब समय है 9 बज के रात के चलने का, ट्रेन अपने
चिरपरिचित अंदाज में हॉर्न बजाते हुए अपनी रफ्तार पकड़ती है। कहाँ के लिए? वीरताचलम के लिए। दो बातें यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक ये कि एक पैसेंजर ट्रेन को चुना गया 342 करोड़ सेलम से चेन्नई के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो खजांची का जो दफ्तर है वहाँ तक पहुँचाने के लिए। दूसरा, इस ट्रेन में जब ये ट्रेन चलती है, सेलम से वीरताचलम जब ये ट्रेन चलती है तो डीजल इंजन का प्रयोग करती है। ध्यान देना होगा यहाँ पे। सेलम से वीरताचलम जब ये गाड़ी चलती है तो डीजल का प्रयोग करती है और वीरताचलम पहुँच के ये गाड़ी का जो इंजन है वो बदला जाता है और इसमें इलेक्ट्रीफाइंग यानी जो बिजली से जो रेलगाड़ी चलती है, बिजली के तारों से जो रेलगाड़ी चलती है, इलेक्ट्रीफाइंग वायर की मदद से वहाँ पे ट्रेन का इंजन बदल दिया जाता है और आगे का जो सफ़र तय करती है ट्रेन वो बिजली के तारों के माध्यम से, जिसमें लगभग 35,000 वोल्ट का करंट रहता है, जहाँ पे अमूमन ये संभव नहीं है कि कोई भी इंसान ट्रेन की छत पर चढ़ सके, क्योंकि बिजली के सामने वो नहीं टिक सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अब जो है गाड़ी चलती है और जाहिर सी बात है इतने बड़े अमाउंट के लिए लगभग 18 सिपाही थे। चेन्नई की जो लोकल पुलिस स्टेशन की जो अथॉरिटीज़ हैं और साथ ही साथ में जो सेंट्रल फोर्सेस के द्वारा मुहैया कराई गई टीम थी, उसमें लगभग एक सीनियर एसीपी रैंक के लेवल जो थे कर्मचारी वो एक थे और 18 लगभग सिपाही थे। इन्होंने अपने 224 लकड़ी के बॉक्सों में 342 करोड़ रुपए को पैक करके ये पैसेंजर ट्रेन रवाना कर जाती है। पैसेंजर ट्रेन रवाना हो जाती है और 342 करोड़ रुपए पैसेंजर ट्रेन के साथ चल रहे हैं। 342 करोड़ में लगभग अगर आप बात करें तो एक कारण ये था कि आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि ये 342 करोड़ रुपए करने का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को क्यों आवश्यकता पड़ी, इसकी क्या हमें ज़रूरत पड़ी कि हमें ये पैसा जो है 342 करोड़ रुपए हमें सेलम से ले जाके वीरताचलम उसके बाद इग्मोर हमें पहुंचाना पड़े, क्यों इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो ये जानकारी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब नोट पुराने होने के कारण नोट जब अधिक मात्रा में आप यूज़ उसे कर लें, उसका प्रयोग कर लें, तो उनकी एक चमक थोड़े समय के बाद चली जाती है। जी हाँ, हाथ से जैसे आप एक नोट को 25 दफ़ा 30 दफ़ा प्रयोग कर लेते, इस्तेमाल कर लेते हैं और फिर आप चाहते हैं उसे आप सब्जी वाले को दें या कहीं भी दें तो लोग उसको स्वीकार करने में थोड़ी आनाकानी करते हैं। तो पुराने नोट को बदलने के लिए ही, पुराने नोट को ताकि वो जमा कर सके, क्योंकि जो नोट थे लगभग 2005 से पहले के ये नोट थे तो काफ़ी पुराने हो गए थे, उन्हें बदलना एक आवश्यकता थी। उसको बदलने के बजाय कोई दूसरा विकल्प नहीं था, उसे बदलना ही था, वो अनिवार्य था अपनी तय समय सीमा के साथ। इस वजह से ये नोट बदले गए थे, जिसमें लगभग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, इन सब के मिला के जो है ये अमाउंट यहाँ तक पहुँची थी, क्योंकि 342 अमाउंट कुछ करोड़ कोई छोटी अमाउंट नहीं होती है। बिल्कुल जैसा मैंने आपको पहले बताया, ट्रेन अब चल चुकी है, ट्रेन अब अपने सफ़र तय कर रही है। ट्रेन सेलम से 9 बजकर यानी रात के 9 बजे अपने सही समय से अनुसार चलती है और जो है इसका जो अगला जो स्टॉपेज आना होता है वीरताचलम, उसका जो लगभग समय रहता है वो समय रहता है 4 घंटे का, यानी 4 घंटे के समय में सेलम से वीरताचलम की दूरी तय की जा सकती है, की जाती है। वीरताचलम अब गाड़ी अपने समय के अनुसार लगभग सुबह के 4 बजे, 9 बजे गाड़ी चली है, सुबह लगभग 4 बजे गाड़ी पहुंच गई है और जो है 4 बजे पहुंच के जो वहाँ के जो इंजन चेंज होना था, जैसा मैंने आपको बताया इलेक्ट्रीफाइंग इंजन वहाँ पे बदलना था, डीजल इंजन का आगे इस्तेमाल संभव नहीं है, ताकि इंजन बदला जा सके। इस प्रक्रिया में लगभग 1 घंटा अमूमन लग जाता है और जो पैसे थे, वो पैसे के जो बॉक्स थे वो भी ट्रेन के पैसेंजर ट्रेन के साथ थे। तो लगभग 4 बजे वीरताचलम स्टेशन पे पुलिस जो है अपना एक आम जन की तरह, लोग सुस्ताए होते हैं, थोड़े थके होते हैं, रात का सफ़र है और जाहिर सी बात है रेलवे प्लेटफॉर्म पे जैसे गाड़ी 4 बजे पहुंचती है, इंजन चेंज होने की प्रक्रिया आरंभ होती है, लोग अपना डिब्बों से बाहर निकलते हैं और अपना चहलते हैं। इसी पुलिस वाले भी जो हैं इसी
अपने सुबह की 4 बजे उठ के अपने आप को थोड़ा सा फ्रेश करने के लिए ट्रेन से बाहर निकलते हैं, थोड़ा प्लेटफॉर्म पे घूमते हैं और 30-40 मिनट के बाद ऐसे घूमते टहलते एक सिपाही का ख्याल आता है कि जो पैसा अंदर रखा है, जो 342 करोड़ रुपए रखा है, उसे भी एक बार हम निगरानी उसे चेक कर लें। वो तुरंत अपने एसीपी जो सीनियर अफसरान हैं उनसे अनुरोध करता है कि क्या जो पैसा रखा है हमने ट्रेन के अंदर जो रिज़र्व है उसे एक बार क्या हम एक बार ये लॉक खोल के चेक कर लें कि कोई किसी प्रकार की कोई हानि तो नहीं हुई है, सब सुरक्षित तो है। और एसीपी इस चीज़ को भली भांति जानते हैं कि सिपाही अगर उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर वो चेक कर सकें, क्योंकि हिदायत ही उनको ऊपर से भी थी कि आप बीच में स्टेशन पे 1-2 बार निगरानी ज़रूर करें, बॉक्सेस को देखें, किसी प्रकार से कोई भी आपके जो बॉक्सेस उन्हें छेड़ा-छेड़ी या कोई चोरी जैसी कोई भी संभावना, जो कि पुलिस के आधार पर जो उनकी जो उम्मीद थी उनको ऐसी कोई चुनौती नहीं आएगी। तो वो एक रूटीन चेक के माध्यम से उन्होंने अपने जो उनका प्रोफाइल होता है, जो प्रोसीजर होता है एक तरीके से दूसरी जगह चीज़ें पहुंचाने का, उसे फॉलो करते हुए सिपाही जो है गेट खोल देता है, ट्रेन का ताला खोल देता है, उस डब्बे का ताला खोल देता है, मैं माफ़ी चाहूँगा। डब्बे का ताला खोलते ही पुलिस वाला जो है वो एकदम हैरत में पड़ जाता है, क्योंकि अगर आपने देखा सुबह 4 बजे लगभग एक हल्की सी जो रोशनी ब्लू लाइट रहती है और अगस्त का महीना था, तो जैसे ही वो डब्बा खोलता है उसे नज़र आता है कि कुछ 23-24 जो लकड़ी के बॉक्सेस के डब्बे थे वो गिरे हुए हैं। ऊपर ट्रेन की छत पे छेद है, एक रेक्टेंगुलर शेप में एक छेद है और 23-24 डब्बे बिखरे हुए हैं, पैसे बिखरे हुए हैं। पुलिस वाले को वो अपनी सीटी बजाता है और उसके पैरों तले की ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि ये इस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया जाएगा, इसकी कल्पना, इसकी सोच पुलिस ने नहीं की थी। अब जाहिर सी बात है, इतना अमाउंट 342 करोड़ जा रहा है, जिसमें ऐसी एक इस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया जाता है कि लाजमी है कि एक किसी भी प्रकार से ये जिस तरीके से अगर आप देखें चोरों ने काम किया है तो कहीं ना कहीं हैरत अंगेज करने वाला एक काम था, और जिसकी पूरी मीडिया में जब ये बात पब्लिक के सामने आई तो पब्लिक को भी हैरान हुआ कि ये फिल्मी अंदाज में इन चोरों ने 17 पुलिस सिपाहियों के आगे और एक सीनियर अफसरान के आगे कैसे इस चोरी को अंजाम दिया। और जाहिर सी बात है, जब आम नागरिकों में ये बात होती है, गली मोहल्लों में ये बात होती है, तो पुलिस की नाकामी पुलिस की शर्मिंदगी में बदल जाती है। हालांकि अब ये चोरी हो गई थी, अखबारों में छप गया था, ट्रेन को अगले दिन थोड़ा वेट करना होता है, ट्रेन को आगे दिन नहीं पहुंचा जाता है, फॉरेंसिक टीम ज़रूर आती है और ट्रेन के जो बाकी पैसेंजर्स होते हैं उनको इसके चलते जो भी ट्रबल आता है, जो भी इनकन्वीनियंस आता है, उनको भी एक हड़कंप मचता है कि क्या हो गया ट्रेन में, तो उनको भी इससे बड़ी तकलीफ़ होती है, लेकिन उनके लिए भी इंतजाम करके आगे उनको अपने सफ़र के लिए रवाना किया जाता है। और कुल मिला के अगर आप बात करें तो एक मोर रेलवे स्टेशन फिर रवाना होती है, लेकिन जब तक रेपॉर्ट चोरी धीरे धीरे वीरताचलम स्टेशन से होते होते पूरे चेन्नई और फिर पूरे देश की हेडलाइनों में शुमार हो जाती है। और हेडलाइंस कहती हैं द ग्रेट इंडियन ट्रेन रॉबरी। ये इतनी महत्वपूर्ण इसलिए है कि इस घटना को जिस हिसाब से, जिस कैलकुलेशन से, जिस मेथड से, जिस टेक्निक से और जिस तरीके से एक हर चीज़ को बहुत ही बारीकी से ध्यान रख के इसे अंजाम दिया गया, वो अपने आप में ही कहीं ना कहीं इंसान की एक चीज़ों को करने की गलत तरीके से, अगर आप इतना दिमाग है आपके अंदर और आप इस तरीके की सोच कर सकते हैं, तो आपको सोच का प्रयोग अपने देश के डेवलपमेंट के लिए करना चाहिए, अपनी सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए करना चाहिए, बजाय इसके कि आपने इतने शानदार दिमाग एक ऐसी जगह में आपने प्रयोग किया जिससे कहीं ना कहीं आप अपने लिए भी और अपने समाज के लिए भी और बाकी सब चीज़ों के लिए मुसीबतों को आप आमंत्रित करते हैं। CBCID तमिलनाडु की जो एजेंसी है जो इन चीज़ों को डील करती है, क्योंकि अभी आम थाने के ऊपर की बात थी, तो CBCID को एक केस सौंपा जाता है, IT एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है और
हर तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद ये जो गुत्थी है ये सुलझने की बजाय उलझती ही जाती है। थोड़ियाँ एक्सप्लेनेशन, सुझाव, ऑब्जर्वेशन और हर प्रकार का दिमाग हर एक व्यक्ति लगाता है, अपना निष्कर्ष साझा करता है। लोग कहते हैं कि ये ट्रेन की जो चोरी थी ये अनुमान लगाते हैं कि ये सेलम पे की गई, ये रास्ते में की गई, या विरुद्धाचलम में जब इंजन बदला जा रहा था तब ये चोरी का नाम दिया गया। और जिसमें सबसे इस धारणा को जो है साबित करने में, इस धारणा को प्रूव करने में जो चुनौती थी कि अगर उसको काटा गया है, रेक्टेंगुलर शेप में छोटा सा छेद किया गया है जिससे आसान से 3-4 आदमी आ सके, तो उसका शोर भी तो हुआ होगा। तो क्या ये संभव है कि सुबह के जहाँ पे 4 बजे स्टेशन पर हज़ारों लोग मौजूद हों, पुलिसकर्मी मौजूद हों, तो उसकी हमें आवाज़ सुनाई ना दे, उसका शोर सुनाई ना दे? ये तो संभव नज़र नहीं आता। इस धारणा पे काफ़ी लोगों ने असहमति जताई, लेकिन CBCID इस समय खामोश थी और उनके ऊपर हर तरीके का दबाव ये बन रहा था कि इस घटना को आप सुलझाएं। पॉलिटिकल प्रेशर भी था, सोसाइटिकल प्रेशर भी था, और एक भी गुत्थी पुलिस के समझ में नहीं आ रही थी और चीज़ें पुलिस के लिए बहुत ही मुश्किल होती नज़र आ रही थी। अब केस को हर तरीके से, हर एंगल से रिव्यू किया गया, फाइल को बड़ी डिटेल से रीड आउट किया गया, लेकिन जो चीज़ नज़र नहीं मिली वो नहीं मिली कि इसकी गुत्थी कैसे सुलझी जाए, इसकी शुरुआत कैसे हो, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है उस पॉइंट को कैसे पकड़ा जाए। इसी जद्दोजहद में CBCID का यह फैसला रहता है कि लगभग 1.5-2 साल हो गए हैं कि इस पे काम करते हुए, लेकिन कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, कोई हमें इसका कोई जवाब जनता के सामने देने के लिए हमसे नहीं बन पा रहा है। तो टीम क्या करती है इसमें? टीम जो है अपनी जो IT एक्सपर्ट्स की टीम जो लगी हुई थी उनसे फिर एक रिपोर्ट मांगती है, फिर वो एक डिस्कशन करते हैं, फिर वो एक जो सीनियर अफसरान है वो एक फ़ैसला लेते हैं कि इसको हमें सुलझाना है, ये गुत्थी और उलझे, इससे बेटर है कि हम अटैच टू बेसिक्स, जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, बेसिक्स पर हम अटैच करें। बेसिक्स पे अटैच करने का उनका जो अनुमान था, जो उनका जो तात्पर्य था वो ये था कि आप जिस तरीके से केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, इसकी छानबीन कर रहे हैं, उसमें आप बेसिक चीज़ों को काउंट करें, कंसिडर करें। उन्होंने इस समय जो IT एक्सपर्ट्स टीम थी उनसे दोबारा बात करी और उन्होंने IT टीम एक्सपर्ट से मांगा कि इस रूट पर, यानी सेलम से विरुद्धाचलम, विरुद्धाचलम से एग्मोर, इस रूट पर जाने वाले सभी पैसेंजर्स के कॉल डिटेल आप निकालें। जी हाँ, कॉल डिटेल खंगाली गई, कॉल डिटेल का रिकॉर्ड कंपनी से मांगा गया, कॉल रिकॉर्ड को फिल्टर आउट किया गया, जिन पे शक नहीं था उन नंबरों को हटाया गया, जिन पे शक बनता गया, जो नंबर यूनिक नज़र आते गए, जो ऑड नज़र आते गए, उन्हें पिक किया गया, उन्हें और जो है उस इन्फॉर्मेशन को कैटेगराइज किया गया, और फाइनली लगभग जब 100-200 नंबर बचे थे तो उनमें से कुछ नंबरों को डायल किया गया, कुछ नंबरों को उसमें फिर से ऑब्जर्वेशन के लिए रखा गया, और फिर फाइनली एक बहुत इंटरेस्टिंग बात पुलिस को ये नज़र आई, जो IT एक्सपर्ट्स थे, जो CBCID के सीनियर अफसरान थे, उन्हें ये चीज़ नज़र आई कि इसमें 5 नंबर जो हैं, जो 5 नंबर ऐसे हैं जो कि इस रूट पे एक्टिव थे, एक ही जगह के थे, वो नॉर्थ इंडिया के थे और वो सेलम से विरुद्धाचलम गए थे। विरुद्धाचलम के बाद ये नंबर काम करना बंद कर गए। पुलिस का शक तेज़ी से जो है इस विषय में जो शक था, जो पुलिस की जो उनकी कार्यशैली है उसको उनको मजबूती मिलती हुई नज़र आई। अब वो जो नंबर थे, वो जो डेटा था, उसमें ये चीज़ उन्हें नज़र आई कि ये जो नंबर है मध्य प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश के 5 व्यक्तियों के हैं। अब इतनी चीज़ होने के बाद, सब सबूत होने के बाद पुलिस को जो है इस गुत्थी को सुलझाने के लिए एक और प्रूफ की आवश्यकता थी, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टेटमेंट से प्रूव कर पाना कि आपके 5 नंबर एक्टिव हैं, चोरों को कोर्ट में गुनहगार साबित करवाना पुलिस के लिए संभव नज़र नहीं आ रहा था।
अब पुलिस इस केस को मजबूती देने के लिए नासा को कनेक्ट करती है। जी हाँ, नासा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की आप में से कुछ लोग जानते होंगे। कुछ लोगों को खबर के लिए मैं बताना चाहूँगा कि नासा जो है, अगर आप यूनिवर्स की बात करते हैं, अगर आप स्पेस की बात करते हैं, तो एक स्पेस एजेंसी है अमेरिका की, और स्पेस क्राफ्ट इंजीनियरिंग में इनका एक अहम रोल है। अगर आप नासा के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप गूगल पे प्लीज़ सर्च करें। जी हाँ, नासा को रीच आउट करती है सीबीसीआईडी की टीम सैटेलाइट से 9 बजे से 11 बजे सेलम से विरुद्धाचलम जाने वाले क्या एक्टिविटी रास्ते में हुई है, क्योंकि जो सैटेलाइट है नासा की इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि वो ज़मीन पे गिरे छोटे छोटे चींटियों को भी देख सकती है। वो आपके अगर आप सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, हालांकि ये उचित नहीं है, लेकिन अगर आप पीते हैं तो किस ब्रांड की आप पी रहे हैं वो भी सैटेलाइट के माध्यम से वो देख सकते हैं। इतनी क्षमता होती है, इतना फोकस होता है उनका। तो वहाँ पे उनको नज़र आता है कि कुछ लोग ट्रेन पर चढ़ रहे हैं। जब ट्रेन शुरुआत करती है सेलम से, और जो है विरुद्धाचलम पहुँचने से पहले वहाँ पे चोरी को अंजाम दिया जाता है। उन लोगों का चेहरा उस सैटेलाइट में नज़र आता है। उसी के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करती है और उन्हें गिरफ्तार करती है। तो बहुत मज़ेदार, बहुत साहसिक, हालांकि एक ऐसी कहानी है, एक ऐसी घटना है जो कि अगर आप इसकी पूरी कल्पना करें तो इसकी कल्पना कर पाना भी एक अविश्वसनीय कार्य रहेगा। जिस तरीके से चोरों ने इसे अंजाम दिया है वह अपने आप में ही जाहिर सी बात है, कोई आम बात नहीं। लेकिन यही दिमाग अगर सही जगह इस्तेमाल करें तो आप कितने लोगों का भला कर सकते हैं, कितना बेटर कर सकते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान देना चाहिए। आपने अपना कीमती समय हमारे साथ शेयर किया। आगे भी ऐसी ही रोचक कहानियाँ हम लेके आपके सामने हाजिर होंगे। आप अपना सपोर्ट हमें करें। आप हमें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ऐसी कहानियों का आनंद लें, क्योंकि मुझे ये मेरा मानना है कि कहानियाँ आपको कुछ न कुछ सिखाती हैं और ज़िंदगी में सीख का होना बहुत ज़रूरी है। मैं ये आशा करता हूँ कि आपको द ग्रेट इंडियन ट्रेन रॉबरी अगर आपने पहले सुनी है तो अच्छी बात है। अगर आज मुझसे सुनी है तो आपको इसे सुन के अच्छा लगा होगा और आपने इसका आनंद लिया होगा, इसका लुत्फ़ लिया होगा। फिर से अपना बहुमूल्य समय हमारे साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। थैंक यू। नमस्कार।